हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। सब लोग ठीक से हैं? ओके, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक से होंगे। और आज ये क्लास शुरू कर रहे हैं और आज का क्लास का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें टॉपिक ले रहे हैं थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ ड्रग्स। थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स के बहुत सारे क्लासेस इसमें हम पढ़ेंगे। और थेराप्यूटिक एक्शन, थेराप्यूटिक मीन्स क्यूरिंग एक्शन। इसको हम थेराप्यूटिक को हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, क्यूरिंग एक्शन। यानी कोई मेडिसिन या ड्रग लेते हैं तो वो किस तरह का इफेक्ट दिखाता है। जैसे कोई ड्रग लेते हैं तो क्या वो पेन किलर है, दर्द को ठीक कर देता है, या माइक्रोजोम को किल करता है, या यदि फीवर आ रहा है तो फीवर को ठीक करता है, यानी कि टेम्परेचर को डाउन करता है, तो उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक एक्शन। या उसको दूसरे वर्ड में कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, या फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं क्यूरिंग इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट एक्शन को बोल सकते हैं क्यूरिंग एक्शन या क्यूरिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले क्लासेज ऑफ ड्रग में द फर्स्ट इज एंटासिड्स। फर्स्ट इज एंटासिड्स। एंटासिड मीन्स दोज ड्रग्स विच एक्ट्स अगेंस्ट एसिड। एंटासिड्स माने जो एसिड के अगेंस्ट में वर्क करता है, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उस तरह के ड्रग को बोलेंगे एंटासिड। तो होता क्या है कि स्टोमक के अंदर एसीएल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब एसिड कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो स्टोमक के जो इनर वाल्स होते हैं, स्टोमक के अंदर जो इनर वाल्स होगा वो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जगह जगह पे पैच आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं। यानी एसिड इसको स्टोमक के इनर वाल्स को, इनर सेल को जगह जगह पे पैच कर देता है, घाव की तरह बना देता है। इसको हम कहते हैं अल्सर। अल्सर मीन्स स्टोमक के अंदर एसीएल कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से घाव हो जाता है, जो कि यदि इसको एसीएल कंसंट्रेशन को रोका नहीं गया, यदि ठीक नहीं किया गया तो बाद में चल के इसके जहाँ पे ये अल्सर बना हुआ है उसके पार्ट्स को ऑपरेशन करके अलग करना पड़ता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि इस एसीएल कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो उसके लिए स्टार्टिंग में जो पहले जो एंटासिड यूज करते थे एसीएल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंटासिड यानी कि जो एसिड अगेंस्ट में वर्क करता है, तो सबसे पहले जो एंटासिड यूज करते थे वो करते थे सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये एंटासिड है तो इस एसीएल को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टोमक में कुछ राहत मिलती है, क्योंकि एसीएल का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसके वजह से स्टोमक के अंदर पेन होता है, दर्द होता है, और इसमें गैस भी बनता है। तो दो तीन तरह की इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको न्यूट्रलाइज करते थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। बाद में एक कंपोजिशन आया, ए मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एज एंटासिड का वर्क करता है।
एज एंटासिड वर्क करता है, ये भी इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन इन दोनों में जो दूसरा है मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से बेटर है, क्योंकि एक तो ये इनसोल्यूबल है, यानी कि घुलता नहीं है, ये डिजोल्व नहीं होता है, इनसोल्यूबल है, एंड न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी है, यानी कि 7 pH के आसपास इसका pH रहता है, यानी न्यूट्रल है। तो जैसे ही इस एंटासिड को लेते हैं तो HCl न्यूट्रलाइज होता है। लेकिन इसके केस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में क्या होता है कि चूंकि अल्कलाइन होता है और सोल्यूबल भी होता है, तो इसमें जाके जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का थोड़ा सा भी कंपोजिशन या अमाउंट या क्वांटिटी बढ़ेगा, तो स्टोमक में अल्कलाइन, जो स्टोमक में जो लिक्विड होगा उसका नेचर अल्कलाइन हो जाएगा। जब लिक्विड का नेचर अल्कलाइन होगा तो वो ट्रिगर करेगा कि और HCl आए ताकि उसको न्यूट्रल करे। तो इससे क्या होता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज एंटासिड यूज करते हैं तो वहां पे HCl और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने के चांसेज होते हैं, जिसकी वजह से बीमारी और ठीक होने के बजाय और बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन देखा गया है कि इन दोनों केस में या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज एंटासिड यूज करते हैं या मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, इन दोनों केस में जो एसिड की प्रॉब्लम है स्टोमक के अंदर, वो इमीडिएटली जो उसका सिम्टम है वो ठीक हो जाता है, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। तो इन दोनों एंटासिड के बाद में ऐसा पाया गया कि यहां पे सपोज कोई रिसेप्टर है, तो यहां पे हिस्टामिन की वजह से, यानी यहां पे इस रिसेप्टर पे हिस्टामिन जो केमिकल मैसेंजर या मैसेज देता है, जिसके वजह से स्टोमक के अंदर HCl एंड पेप्सिन रिलीज होता है। ये हिस्टामिन के वजह से, हिस्टामिन या के मैसेज देने की वजह से स्टोमक के अंदर HCl और पेप्सिन रिलीज होता है, जिसके वजह से स्टोमक में एसिड की मात्रा बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से स्टोमक में एसिड की मात्रा बढ़ती रहती है। तो यदि यहाँ पे जो हिस्टामिन जो मैसेज दे रहा है HCl और पेप्सिन प्रोड्यूस करने के लिए, यदि इस रिसेप्टर को इसी की सिमिलर स्ट्रक्चर का कोई कंपाउंड यदि हम ब्लॉक कर दें, यहाँ पे ब्लॉक कर दें, तो यहाँ पे मैसेज नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्रोसेस है HCl प्रोड्यूस होने की वही होगी और यहाँ पे HCl कंजम्पशन कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटी हिस्टामिन यूज करते हैं, एंटी हिस्टामिन, और एंटी हिस्टामिन में यूज करते हैं सिमेटिडीन, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन। ये दो शॉर्ट, और भी बहुत सारे शॉर्ट है, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले सिमेटिडीन आया एंड देन रेनिटिडीन। ये दोनों एंटी हिस्टामिन है, यानी कि यहाँ पे जो हिस्टामिन जो इसको बार बार मैसेज दे रहा था HCl और पेप्सिन प्रोड्यूस करने के लिए, अब यहाँ पे हिस्टामिन के जगह पे ये बाइंड कर जाएगा, ये यहाँ पे इस रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हिस्टामिन बाइंड नहीं होगा, जिसकी वजह से मैसेज नहीं आएगा, और मैसेज जब नहीं आएगा तो HCl प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से इन दोनों ड्रग के लेने से यहाँ पे HCl की जो प्रॉब्लम है, HCl प्रोड्यूस होने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, और इसलिए इस दोनों ड्रग को एंटासिड के कैटेगरी में रखते हैं, एंटासिड, क्योंकि ये इनको लेने की वजह से यहाँ पे HCl प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हम इसको एंटासिड भी कह सकते हैं। और चूंकि ये हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो इसलिए इसको एंटी हिस्टामिन बोलेंगे। और ये जो वर्क करता है एंटी हिस्टामिन, और यहां पे कह सकते हैं एट हिस्टामिन H2 रिसेप्टर, यानी कि हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर पे सिमेटिडीन या रेटिडीन बाइंड कर जाता है, जिसके वजह से
ACL प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पे मैसेज देता है ACL और पेप्सिन प्रोड्यूस होने के लिए। तो ये दो मेडिसिन की वजह से काफ़ी हद तक जो एसिड की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। एंड दिस इज द, आप ये कह सकते हैं कि इस दोनों मेडिसिन के लेने की वजह से यहाँ पे जो एक एसिड प्रोड्यूसिंग की जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गई, यानी कि सिर्फ उसका सिम्टम रिलीज नहीं होगा बल्कि स्टार्टिंग में जहाँ से ये हिस्टामिन की वजह से प्रॉब्लम आई थी वही हिस्टामिन को ही इसने ब्लॉक कर दिया, यहाँ बाइंड होने से रोक दिया। Next class of drug is antihistamine. Antihistamine यानी हिस्टामिन का बहुत सारा तरह का काम है, और हिस्टामिन की वजह से जो कि केमिकल मैसेंजर है, हिस्टामिन की वजह से फ्लू की प्रॉब्लम होती है और कोल्ड की प्रॉब्लम होती है या एलर्जी भी होता है हिस्टामिन की वजह से। तो इसके वजह से एंटी हिस्टामिन जो इसमें वर्क करता है, एंटी हिस्टामिन, वो होता है ब्रोमफेनिरामिन। ब्रोमफेनिरामिन और दूसरा ड्रग है टरफेनाडिन। ब्रोमफेनिरामिन और टरफेनाडिन ये दोनों एंटी हिस्टामिन है, जो जहाँ पे हिस्टामिन की वजह से फ्लू हो जाता है, जैसे बाहर से कोई पोलेंस आता है तो उससे क्या होता है कि जो हिस्टामिन है रिलीज होता है, और हिस्टामिन रिलीज होता है उसके पोलन के अगेंस्ट में इस तरह की कुछ एलर्जी हो जाती है या फ्लू होता है, इससे खांसी कोल्ड हो जाता है या जो नोज ब्लोइंग होने लगती है। तो उसको ठीक करने के लिए एंटी हिस्टामिन यदि देते हैं, यानी कि ब्रोमफेनिरामिन या टरफेनाडिन यदि मेडिसिन देते हैं, तो वो क्या होता है कि हिस्टामिन की जगह पे वो बाइंड कर जाता है। जब हिस्टामिन की वजह से बाइंड कर जाता है, जो ये हिस्टामिन मैसेज दे रहा था जिसके अगेंस्ट में फ्लू और कोल्ड या एलर्जी हो रहा था, तो वो होना बंद हो जाएगा, यानी कि ये जो सिम्टम है फ्लू कोल्ड एलर्जी का वो बंद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि हमने पहले केस में देखा था कि वहां पे भी एंटी हिस्टामिन था, तो क्या ये एंटी हिस्टामिन ACL को भी ब्लॉक करेगा, यानी जो ACL प्रोडक्ट उसको भी ब्लॉक करेगा? तो ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि यदि मान लीजिए कोई सेल वॉल है तो सेल वॉल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, सेल वॉल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर होंगे। तो ये जो है दिस इज हिस्टामिन H1 रिसेप्टर, और यहां पे जो एंटी हिस्टामिन वर्क करेगा, एंटी हिस्टामिन ये वर्क करेगा ब्रोमफेनिरामिन या टरफेनाडिन। यानी कि जो ये हिस्टामिन है जिसके वजह से फ्लू कोल्ड या एलर्जी होता है, उसके लिए जो एंटी हिस्टामिन यूज करेंगे वो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे, जबकि जो रेनिटिडिन या सिमेटिडिन होता है वो बाइंड करता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पे। हिस्टामिन
H2 रिसेप्टर, और यहाँ पे सिमेटिडिन वर्क करता है, सिमेटिडिन। तो जब यहाँ पे जो एंटीहिस्टामिन बाइंड करता है, उसके वजह से जो डिजीज क्यूर होती है, वो फ्लू, कोल्ड या एलर्जी होती है। H2 रिसेप्टर पे जो है एंटीहिस्टामिन बाइंड करता है, जिसको हम एंटासिड भी बोल सकते हैं, वो उसके वजह से जो एसिड की प्रॉब्लम होती है स्टमक के अंदर, वो ठीक हो। दोनों में ये डिफरेंस है, यानी कि यहाँ का H1 रिसेप्टर का एंटीहिस्टामिन H2 रिसेप्टर पे वर्क नहीं करेगा। दोनों का जो मेडिसिन होगा वो अलग अलग होगा। Third is neurologically active drugs. न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, यानी कि ये ड्रग्स न्यूरॉन्स के साथ काम करते हैं, यानी ये क्या कर सकते हैं कि ये ड्रग्स न्यूरॉन्स पे काम करते हैं। यानी जो मानसिक कुछ बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स का यूज करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट है दैट इज ट्रैंक्विलाइजर। दैट इज ट्रैंक्विलाइजर्स। इसको एंटीसिडेटिव ड्रग्स भी बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट होता है वो इट इज यूज्ड टू क्योर द डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम। ये कोई मानसिक बीमारी है तो उसमें वर्क करता है। इट इज यूज टू क्योर डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम, और इट गिव्स स्लीपिंग इफेक्ट। इसको खाने पे नींद आती है। इट गिव्स स्लीपिंग इफेक्ट। तो ट्रैंक्विलाइजर की जरूरत कब पड़ती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल है दैट इज नॉरड्रेनालिन। और नॉरड्रेनालिन का वर्क क्या है कि दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है कि ये एक नर्व से दूसरे नर्व पे या एक नर्व से दूसरे पार्ट्स को ये मैसेज ट्रांसफर करता रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से मैसेज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हेल्दी रूप में काम करते हैं और हमारा जो मेंटल बैलेंस होता है वो भी ठीक होता है, और हमारे जो मन में जो एक चंचलता होती है वो मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही इस नोराड्रेनालिन का अमाउंट कम हो जाएगा, तो यानी कि कह सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट या क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो उस केस में डिप्रेशन हो जाएगा। यानी कि हमारा मन काफ़ी शांत, या हो सकता है कि हमारा मन
जरूरत से ज़्यादा ही शांत हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम हो गया, या कह सकते हैं कि डिप्रेशन हो गया। तो हमारे बॉडी के अंदर जब नॉर एड्रेनलिन का अमाउंट कम होगा तो उस स्थिति में डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको ठीक रखने के लिए ट्रैंक्विलाइजर लेना पड़ता है। इसको ठीक रखने के लिए ट्रैंक्विलाइजर लेना पड़ता है। ट्रैंक्विलाइजर का क्या काम है? तो ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है, जैसे कि नॉरएड्रेनालिन को जो इसका एंजाइम है इसको कैटेलाइज कर देता है। एंजाइम catalyzes the noradrenaline, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम है उसको नॉरएड्रेनालिन को कैटेलाइज कर देता है। कैटेलाइज होने का मतलब कि उसको ब्रेक कर देता है, स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। तो यदि हम एंजाइम को रोक दें इसको कैटेलाइज होने से, तो नॉरएड्रेनालिन का क्वांटिटी अमाउंट शरीर के अंदर बढ़ जाएगा। जब शरीर के अंदर बढ़ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर का जब क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो ये डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम की जो सी है वो खत्म हो जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस एंजाइम कैटेलिसिस को, जो कि नॉरएड्रेनालिन को कैटेलाइज कर रहा है यानी उसको खराब कर रहा है, तो यदि एंजाइम की उस साइड को जिसको ये कैटेलाइज कर रहा है उसको यदि हम ब्लॉक कर दें तो नॉरएड्रेनालिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए जो ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करते हैं, उसको एक दो ट्रैंक्विलाइजर्स मैं नाम लिख देता हूं। दैट इज आइप्रोनियाजिड एंड फेनाल्जी। और कुछ डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि जिसको बारब्यूटेरेट बोलते हैं, बारब्यूटेरेट्स। बारब्यूटेरेट्स आर द ट्रैंक्विलाइजर्स। बारब्यूटेरेट इसके बोलते हैं कि जितने भी इस ग्रुप में बारब्यूटेरेट्स में जितने भी ट्रैंक्विलाइजर्स मेडिसिन आते हैं वो सब बारब्यूटेरिक एसिड से डेराइव होते हैं, यानी सब का जो प्रोडक्शन होता है बारब्यूटेरिक एसिड से होता है, इसलिए उसको बोलते हैं बारब्यूटेरेट्स। जिसमें कि बारब्यूटेरेट्स में जैसे नाम है वेरोनॉल, या फिर नेक्स्ट इसका मेडिसिन है एमाइटल। इसको बारब्यूटेरेट्स बोलते हैं क्योंकि ये बारब्यूटेरिक एसिड से बनता है। तो ये कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जो डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम के डिजीज को ठीक करने में काम आता है। इसकी जरूरत होती है कि जो नॉरएड्रेनालिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका क्वांटिटी कम हो जाता है क्योंकि एंजाइम उसको कैटेलाइज कर देता है, तो उस एंजाइम की कैटेलिसिस को रोकने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं एंजाइम का जो कैटेलिसिस है वो रुक जाता है। जैसे रुकता है नॉरएड्रेनालिन का अमाउंट या क्वांटिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। थर्ड में ए देखा था हमने, ए इज ट्रैंक्विलाइजर्स एंड बी इज एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जिसको रॉन्ग लैंग्वेज हम कह सकते हैं पेन किलर, जो दर्द को ठीक करता है। जिस मेडिसिन के लेने से दर्द ठीक हो जाता है उसको बोलते हैं पेन किलर, और उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एनाल्जेसिक्स, यानी जो दर्द को ठीक करता है। और एनाल्जेसिक्स भी दो तरह का होता है,
और एनाल्जेसिक न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में आता है। एनाल्जेसिक दो तरह का होता है। फर्स्ट इज नॉन नारकोटिक्स, जिसको हम कह सकते हैं नॉन एडिक्टिव। और इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। नॉन नारकोटिक्स या कह सकते हैं नॉन एडिक्टिव, यानी इस ड्रग को लेने से एडिक्शन नहीं होता है, यानी इस ड्रग को लेने से उसकी ड्रग लेने की आदत नहीं बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एडिक्टिव। यानी पैरासीटामोल एस्पिरिन जब लेते हैं तो ये एनाल्जेसिक काम करता है, यानी पेन की तरह काम करता है, दर्द को ठीक करता है, लेकिन ये नॉन एडिक्टिव है, यानी कि इसको लेने से बार बार इसको लेने की आदत नहीं बनेगी। और नॉन नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स मीन्स कि इस दवा को लेने से, पैरासीटामोल एस्पिरिन को लेने से नींद नहीं आती है या किसी भी तरह का कोई न्यूरोलॉजिकल इशू नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि ये दवा लेने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या नींद आएगी, आदमी सो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन नारकोटिक्स। यानी कि ये नारकोटिक्स, जैसे कि नारकोटिक्स ओपीएम से होता है, बनता है, तो ये जो है केमिकली सिंथेसाइज है, पैरासीटामोल एस्पिरिन केमिकली सिंथेसाइज है, इसलिए नॉन नारकोटिक्स है, लेने से कोई सेडेटिव इफेक्ट यानी कि स्लीपिंग इफेक्ट नहीं आता है, और नॉन एडिक्टिव है, यानी कि लेने से इसको ऐसा नहीं होगा कि इसकी लेने की आदत बन जाएगी, इसको हम बार बार लेने की आदत बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन एडिक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन का एक और भी इंपॉर्टेंट यूज है कि एस्पिरिन जो है ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता है, इसलिए जब हार्ट वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है, जैसे जिसको किसके हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस केस में उसको बचाने के लिए एस्पिरिन भी दिया जाता है। और ऐसा जैसे कि एनाल्जेसिक्स, तो इस दर्द होता क्यों है, जैसे एक केमिकल है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। Prostaglandins, this is the chemicals cause for pain, जिसके वजह से दर्द होता है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल्स की मात्रा बढ़ती है, तो हमारे बॉडी में टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि हल्की सी उसमें प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से जैसे टिश्यू के अंदर, बॉडी में टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन के बाद पेन शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स को बनने से रोकने के लिए हम एनाल्जेसिक्स लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट में नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, जैसे पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। तो जहाँ पे जिस रिसेप्टर पे के बनने की वजह से पैरासीटामोल ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, पैरासीटामोल एस्पिरिन वहाँ पे जाके उसको प्रोसेस को रोक देता है, जिसकी वजह से शरीर में इस जो केमिकल है उसकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे ही शरीर में इस केमिकल की मात्रा कम होगी, हमारे बॉडी में जो पेन होगा या कहीं भी बॉडी के पार्ट के अंदर कोई पेन होगा तो ठीक हो जाएगा। एंड इसका नेक्स्ट जो है नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक एग्जाम्पल के लिए मॉर्फिन, देन कोडीन और ऑक्सीकोडोन ETC। तो ये मॉर्फिन, कोडीन एंड ऑक्सीकोडोन ये नारकोटिक एनाल्जेसिक है, यानी कि जो ये एनाल्जेसिक हैं मॉर्फिन, कोडीन एंड ऑक्सीकोडोन,
इनको ओपिएट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको ओपियम से यानी अफीम से निकाला जाता है, यानी अफीम से बनाया जाता है, इसलिए इनको ओपिएट्स से बोलते हैं। और ये सिडेटिव टाइप के मेडिसिन होते हैं, यानी जब इनको हम ये दर्द ठीक करते हैं, लेने से पेन किलर होता है, यानी दर्द ठीक होता है, लेकिन साथ में सिडेटिव इफेक्ट भी देते हैं, यानी कि इसको जब लेते हैं तो नींद आती है। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जब नार्कोटिक टाइप का एनाल्जेसिक आप नार्कोटिक एनाल्जेसिक ले रहे हैं तो उस टाइम पे चलना फिरना डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद नींद आती है, यानी कि सिडेटिव इफेक्ट होता है। और जो फर्स्ट केस में जो पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन है, इसको नॉर्मली स्केलेटन इट इज यूज्ड एज स्केलेटल पेन, यानी जो आर्थराइटिस की वजह से जो पेन होता है उसमें काम आता है, जबकि इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन पेन, और ये तो पेन के लिए होता है, सो इट इज यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है तो उसमें इसको यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी दर्द होता है, तो उसमें इसको लेने से दर्द भी ठीक होता है और साथ में नींद भी आती है पेशेंट को। और यदि कार्डियक पेन होता है, कभी कार्डियक पेन या कैंसर पेन, कैंसर में भी काफ़ी पेन होता है, तो उस केस में नार्कोटिक एनाल्जेसिक का यूज करते हैं। Fourth class is antimicrobial. यानी कि वैसे ड्रग्स जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स, जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करते हैं। यानी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, तो उसके केस में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेना पड़ता है। और जो जैसे माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें उसे कैसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेने पड़ते हैं। तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फंजाई या फिर वायरस या एनी अदर पैथोजन। पैथोजन मीन्स जो बीमारी, जो माइक्रोब्स बीमारी क्रिएट करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजन। तो माइक्रोब्स में बहुत सारे हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया। अब जैसे मान लो कोई डिजीज बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रही है या फंजाई से प्रोड्यूस हो रही है या वायरस से प्रोड्यूस हो रही है या पैथोजन से प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके केस में जो एंटी माइक्रोबियल होगा, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, तो यदि वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम कर रहा है, यानी बैक्टीरिया को ठीक करने में काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। यहां पे एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स,
और यदि वायरस के अगेंस्ट में है तो इसको बोलेंगे एंटीवायरल ड्रग्स। अब इसको कुछ देखते हैं कि जैसे कि बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया से कुछ जो डिजीज होता है, जैसे कि टीबी है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि टीबी बैक्टीरिया से होता है। टिटनस और कॉलरा ये बैक्टीरिया से होता है, ये डिजीज है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसका जो ड्रग्स होगा, या कह सकते हैं कि एंटीबैक्टीरियल जो भी है ड्रग्स जो इसका होगा, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कौन सा होगा, तो जैसे टेट्रासाइक्लिन या सिफेलोस्पोरिन। दूसरा यदि फंजाई, इससे होता है कि आई इन्फेक्शन, जैसे आंख में जब इन्फेक्शन होता है आंख लाल हो जाती है, तो ये फंगल डिजीज है। फर्स्ट इज बैक्टीरियल डिजीज, नेक्स्ट इज फंजाई। तो इससे आई इन्फेक्शन होता है। और दूसरा बीमारी होता है रिंगवर्म, यानी जो खुजली वगैरह होती है या दाग होती है, जो बॉडी के स्किन के ऊपर जो खुजलाहट होती है या उससे कोई पैचेस लग जाते हैं, उसको रिंग वर्म बोलते हैं, रिंग वर्म। तो ये फंगल डिजीज है। तो इसमें जो ड्रग्स काम करता है क्लोट्रिमाजोल एंड कीटोकोनाजोल। जैसे कि बाल के अंदर जो डैंड्रफ हो जाते हैं, वो भी फंगल डिजीज ही है, जिसमें कीटोकोनाजोल का शैम्पू वर्क करता है। कीटोकोना का शैम्पू लगाने से वो जो डैंड्रफ होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो भी फंगल डिजीज है। तो बैक्टीरिया, डिजीज फ्रॉम द बैक्टीरिया इज टीबी, टिटनस, कॉलरा एंड ड्रग्स फॉर दोज आर टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन। और फंजाई की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो आई इन्फेक्शन हो गया, रिंगवर्म हो गया, जस्ट एग्जाम्पल के मैंने होगा, बहुत सारी बीमारियां हैं, जस्ट कुछ एग्जाम्पल लिया उसमें से। और इनको ठीक करने के लिए जो एंटी फंगल जो ड्रग होगा वो होगा क्लोट्रिमाजोल एंड कीटोकोनाजोल। एंड नेक्स्ट इज वायरस। सो डिजीज फ्रॉम द वायरस इज लाइक फ्लू, जैसे कि जुकाम वगैरह होता है। देन कोविड-19 जो हाल में ही काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी प्रॉब्लम आई थी इसकी वजह से, HIV, ये सब वायरल डिजीज है या वायरस डिजीज, ये सब वायरस से होता है, वायरल डिजीज। एंड इसके कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि पेरामीवीर या एमांटाइडिन। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में माइक्रोब की वजह से या माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, वायरल डिजीज है। तो ये कुछ हमने डिजीज के नाम बताया, उसमें ड्रग कौन कौन सा वर्क करता है।
देन इसी में एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में ही हम पढ़ेंगे ए एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स यानी कि वैसा ड्रग जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स बैक्टीरिया। वैसे ड्रग जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, इट एक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया, जो काम करता है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता था। स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया, जैसे पेनिसिलिन। वो बनाया गया था पेनिसिलियम फंगस से। स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते थे, जैसे कि पेनिसिलिन को बनाया गया था पेनिसिलियम फंगस से। लेकिन बाद में एंटीबायोटिक्स को केमिकली सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया गया, यानी कि ये फैक्ट्री में केमिकली सिंथेसाइज होता है एंटीबायोटिक्स। और ये जैसे एंटीबायोटिक्स जो होता है वो दो तरह से वर्क करता है। एक तो साइडल होता है, साइडल मीन्स किलिंग इफेक्ट होता है, साइडल इफेक्ट यानी किलिंग इफेक्ट। और दूसरा होता है स्टैटिक, या कह सकते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट, स्टैटिक इफेक्ट। तो एंटीबायोटिक क्या करता है कि जो एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोब की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, उसमें एंटीबायोटिक लेने से दो तरह का इफेक्ट करता है। या तो वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, या फिर उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, यानी स्टैटिक इफेक्ट देता है, यानी उसकी ग्रोथ को रोक देता है, वहीं पे रोक देता है, या उसको मार देता है। तो इसमें जो ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं उसमें है पेनिसिलिन, और दूसरा होता है ओफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और जो स्टैटिक वर्क करता है उसमें है एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, और क्लोरमफेनिकोल। तो पेनिसिलिन या ओफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेने से जो बैक्टीरियल डिजीज होता है उसमें ये क्या करता है कि बैक्टीरिया को मार देता है, तो उसको बोलते हैं साइडल इफेक्ट, CIDL, या कह सकते हैं किलिंग इफेक्ट। जबकि दूसरे केस में जब इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या क्लोरमफेनिकोल जब लेते हैं तो उसमें ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट करता है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इफेक्ट। अब इसमें बैक्टीरिया के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया का, तो इसमें तीन तरह का बैक्टीरिया है। एक तो है ग्राम पॉजिटिव, फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव।
बैक्टीरिया। दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के जब इसमें क्लासिफिकेशन ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है? जब बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का यूज करते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। यदि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में उसका रिजल्ट बैक्टीरिया के साथ जब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें रिजल्ट उसका यदि पॉजिटिव आता है तो उसके बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जैसे कि फर्स्ट केस में यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि कह सकते हैं क्रिस्टल वायलेट स्टेन मिलता है। यदि क्रिस्टल वायलेट स्टेन मिलता है तो उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दूसरे केस में यदि उसमें रिजल्ट उसका नेगेटिव आता है, नेगेटिव रिजल्ट, उस केस में जो स्टेन मिलेगा वो रेड मिलेगा, रेड स्टेन। तो उस बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस तरह से बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन होता है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ग्राम नेगेटिव में फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला एंड सूडोमोनास, सूडोमोनास। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया हैं लेकिन दो एग्जाम्पल हम दिया। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरिया और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में साल्मोनेला एंड सूडोमोनास। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल्स। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। और स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स में तीन तरह के हम देखेंगे स्पेक्ट्रम। एंड द फर्स्ट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। And the third is limited spectrum antibiotic।
तो तीन तरह के स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स है जो जिसका जो साइडल या स्टैटिक इफेक्ट का रेंज काफ़ी ज़्यादा है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया को किल या स्टैटिक कर सकता है। तो इसमें दोनों ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहां कहते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी ये दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। जबकि नैरो स्पेक्ट्रम इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी नैरो स्पेक्ट्रम या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होगा या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होगा। ये दोनों के साथ इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये दोनों के साथ इफेक्टिव होगा। जबकि लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में इफेक्टिव अगेंस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये सिंगल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। यानी कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इसके बाद नंबर आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का, और सबसे लास्ट में लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं जो काफी इफेक्टिव है, क्योंकि ये दोनों तरह के बैक्टीरिया को इफेक्टिव को करता है, किल या स्टैटिक करता है, ग्राम पॉजिटिव को भी ग्राम नेगेटिव को भी। जबकि ये या तो ग्राम नेगेटिव करेगा या ग्राम पॉजिटिव करेगा। और ये लिमिटेड जो है वो सिर्फ ओनली वन ऑर्गेनिज्म को इफेक्टिव करेगा या इफेक्ट करेगा। तो इसमें कौन कौन से हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में? तो इसमें है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, and doxycycline, it is। और नैरो स्पेक्ट्रम में जो मेडिसिन हैं वो है पेनिसिलिन, और जेंटामाइसिन, एंड देन इरिथ्रोमाइसिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, डॉक्सीसाइक्लिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आते हैं। जबकि नैरो स्पेक्ट्रम में आता है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। और लिमिटेड स्पेक्ट्रम में तो हम इसमें से कोई दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटीमाइक्रोबियल्स में नेक्स्ट इज
एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो यहां आप देख सकते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ये दोनों केमिकल्स हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, बोथ आर केमिकल्स जो कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, यानी कि माइक्रोब्स को या तो मार देते हैं, किल करते हैं, या उसको उसके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या ग्रोथ के रोक देते हैं। लेकिन एंटीसेप्टिक इट कैन अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू like cut या disease skin etc. and it can apply on non-living, it can apply on non-living materials like floor या ड्रेनेज या इंस्ट्रूमेंट। पहले हम देखें एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को आप शरीर के अंदर इंजेस्ट करना पड़ता है, शरीर के अंदर लेना पड़ता है। शरीर के अंदर लेने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। आप टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हैं, या ड्राई सिरप के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। लेकिन ये जो एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट है, इसको शरीर के अंदर इंजेस्ट नहीं करना, शरीर के अंदर नहीं लेना है। ये दोनों जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। एक्सटर्नल में भी एंटीसेप्टिक्स कैन अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू, यानी जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई चीज़ कट जाता है या कोई शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है, तो उसके ऊपर हम मलहम के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में अपने शरीर के ऊपर यानी लिविंग टिश्यू के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट को लिविंग टिश्यू के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, वो बर्न हो सकता है। इट कैन अप्लाई ऑन नॉन लिविंग मटेरियल्स, जैसे कि फ्लोर साफ करने में, फर्श को साफ करने में, या डिसइंफेक्ट करने में काम आता है, या ड्रेनेज को डिसइंफेक्ट करने में, या इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने में ये काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं, जैसे कि सोफ्रामाइसिन, सोफ्रामाइसिन या सिल्वर सल्फाडाइजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, या पोविडोन आयोडीन, पोविडोन आयोडीन। तो इसका ऑइंटमेंट भी आ सकता है, या पाउडर आ सकता है, या लोशन के फॉर्म या सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा। उसको हम लिविंग टिश्यू को अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम वहाँ ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे हम यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे लाइजोल है या फिनाइल है, जो डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में काम करता है। अच्छा, सेम मटेरियल को एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों में काम किया जा सकता है। यदि उसका कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे सेम मटेरियल को, तो एंटीसेप्टिक भी हो सकता है और डिसइंफेक्टेंट होता है। जैसे कि 0.2% solution of phenol,
ये एंटीसेप्टिक काम करता है। और यहाँ पे 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, यानी केमिकल फिनॉल है दोनों केस में, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक, वाइल 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज डिसइंफेक्टेंट, जो कि लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। And the next is, fifth is anti-fertility. Anti-fertility ड्रग्स, यानी वैसे ड्रग्स जो प्रेगनेंसी को रोकने में काम आते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यानी दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू स्टॉप द प्रेगनेंसी, उसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बोलते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में मेन रोल प्ले करता है। It activates the ओवुलेशन। ओवुलेशन की वजह से जो प्रेगनेंसी होती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यदि इस प्रोजेस्टेरॉन को हम रोक दें, यानी प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन को रोक दें, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगा। तो इसका जो सिंथेटिक वर्जन है, जैसे कि नॉर्थिनड्रोन एंड एथिनिल एस्ट्राडायोल, and this is synthetic progesterone and this is synthetic एस्टेरॉन। तो दोनों को मिला के नॉरहेथिनड्रोन एंड एथिनिल एस्ट्राडायोल दोनों को मिला के पिल्स बनता है, यानी कि गोली बनती है। पिल्स गोली जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होता है। क्योंकि ये जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक एस्ट्रोन दोनों आपस में मिलकर जो जब पिल्स बनता है, तो ये पिल्स प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट में काम करता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेशन को रोक देता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेशन को रोक देगा, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगा। इट सप्रेसेस द प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एवोल्यूशन होता है, एक्टिवेट्स द ओवुलेशन। जैसे ही हम इसको रोकते हैं, इसके प्रोडक्शन को या रोकते हैं, किससे रोकेंगे? पिल्स से। एंड ये पिल्स जो है वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक एस्ट्रोन से बनता है। और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन क्या है? नॉरहेथिनड्रोन, और सिंथेटिक एस्ट्रोन है इथाइल एथिनिल एस्ट्राडायोल। दोनों को मिला के, दोनों सिंथेटिक है, दोनों को मिला के एक पिल्स तैयार होता है जिसको हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और ये जो ड्रग्स लेते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन
सप्रेस हो जाता है। या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाएगी। जैसे ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाएगा तो देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, इससे प्रेगनेंसी फिर कंसीव नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। तो आज क्लास में इतना ही। उम्मीद करता है कि जो हमने पढ़ाया वो आप लोगों को ठीक समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।